हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता श्रीवास्तव आज एक बार फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 2 भाषा में व्याकरण का अर्थ एवं उसका प्रकार लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले की भांति मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक व्याकरण का अर्थ और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। व्याकरण के अर्थ को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहा गया कि व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना। इसका मतलब ये है कि व्याकरण वो शास्त्र है कि जिसके अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि हम जो भी वाक्य लिख रहे हैं उसमें जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करना है। अर्थात एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण को हम शब्दानुशासन भी कह सकते हैं। अर्थात जिसका अर्थ है शब्दों को उचित रूप से प्रयोग करना, कि किस वाक्य को लिखते समय शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा प्राप्त होती है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना, कि किस वाक्य में किस वाक्यों के अंतर्गत शब्दों को किस प्रकार संजोना है, ये हमें व्याकरण के द्वारा ज्ञात होता है। आगे है, व्याकरण में भाषा के मौखिक और लिखित दोनों प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि व्याकरण के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि भाषा, जो भी भाषा हम का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ण बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, उनका प्रयोग किस तरह से करना है वो हमें भाषा के द्वारा ही पता चलता है। और वो भाषा के द्वारा किस तरह पता चलेगा, वो या तो मौखिक भाषा के द्वारा पता चलेगा या लिखित भाषा के द्वारा पता चलेगा। मतलब भाषा में को हम लिखें या भाषा को हम बोलें, उसमें हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम उसको बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसको शुद्ध रूप में किस तरह बोलना या प्रकट करना है, वो उसकी जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा मिलती है। आगे है, व्याकरण भाषा शैली को व्यवस्थित एवं नियमित करता है। यहाँ भाषा शैली से मतलब हमारा ये है कि व्याकरण के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जब भी हम किसी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो हम वहाँ भाषा के किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजी माध्यम से कर रहे हैं या हिंदी, मतलब जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको किस माध्यम से कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अगर जिस माध्यम से करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, और जितने अच्छे से हम अपने विचारों को और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको प्रकट करने का जो तरीका होता है वही हमारी शैली कहलाता है। आगे है, व्याकरण भाषा का मानकीकरण करता है। मानकीकरण का यहाँ अर्थ होता है मान्य या मानक स्वरूप। मानकीकरण का अर्थ मान या मानक स्वरूप से है। अर्थात किसी भी वाक्य को या वर्ण को या शब्द को किस जगह रखना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, ये भी हमें व्याकरण ही बताता है। अर्थात शब्द को लिखने का जो मानक रूप होता है उसे हम मानकीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है शब्दों को लिखने का जो मानक रूप होता है, उसे हम मानकीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, व्याकरण के बगैर भाषा अधूरी है। ये भी बात एकदम सही है कि व्याकरण के बगैर भाषा अधूरी है। हम चाहे कोई भी भाषा का प्रयोग करें, यदि हम उसको किस तरह प्रयोग करना है ये हमें नहीं आता है तो हमारा बोलना व्यर्थ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाषा की जो पहली इकाई होती है, भाषा की पहली इकाई होती है, पहली या लघुत्तम इकाई जो भी आप मान लीजिए, वो होती है वाक्य। अब ये जो वाक्य हैं ये हमारे शब्दों से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य हमारे शब्दों से बनते हैं, और शब्द जो हैं वो हमारे वर्णों से बनते हैं। मतलब कहने का यह मतलब ये है मेरा कि व्यावहारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य है। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। ये सभी जो हैं वाक्य, शब्द और वर्ण, ये व्याकरण की इकाइयाँ होती हैं, और इन्हीं व्याकरण के अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि इन वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की
प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि का जो ज्ञान होता है वो हमें व्याकरण के माध्यम से ही कराया जाता है। आगे देखते हैं व्याकरण के भेद। व्याकरण के प्रकार होते हैं 4। व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो बच्चों वर्ण विचार के अंतर्गत हमारा आता है, इसमें वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें वर्ण आता है और वर्ण के भेद आएंगे, आकार आएगा, उच्चारण आएगा। वर्ण, इसके भेद, आकार और उच्चारण आता है। और उच्चारण वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के भेद, आकार और उसका उच्चारण आता है कि किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है। दूसरा आता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत बताया जाता है कि भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के स्रोत, उनकी उत्पत्ति के भेद, रचना आदि का विचार इसमें बताया जाता है। मतलब कि इसके अंतर्गत शब्दों के स्रोत का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के स्रोत, भेद, उत्पत्ति, भेद एवं विचार का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के अंतर्गत शब्दों के स्रोत, उसकी उत्पत्ति, उनके भेद और उनके विचारों पर, रचना के विचारों पर, उस शब्दों के भेद रचना के आधार पर कितना होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आगे है हमारा पद विचार। पद विचार के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य पद कहलाता है। यहाँ पर हमने बताया शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य पद कहलाता है। कैसे, इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया, राम पढ़ता है। ये राम पहले तो एक शब्द है, लेकिन जब इसी राम को हमने वाक्य में प्रयोग किया, राम पढ़ता है, तो ये हमारा पद बन गया। इसी को हम कहते हैं पद विचार। इसमें पद, उसके भेद और इसके पदबंध क्या होते हैं, विकारी और अविकारी पद क्या होते हैं, इस पर विचार किया जाता है। आगे आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत इस पे हम वाक्यों के भेद और वाक्य विन्यास इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे वाक्य विचार की, शब्द विचार का। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे वाक्य विचार फिर पद विचार पर आएंगे। तो बच्चों आज हमारा भाषा का यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को भाषा का अर्थ, परिभाषा, भाषा कितनी मान्यताएं, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा का क्या महत्व होता है, लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है, भाषा के अंतर्गत व्याकरण का क्या अर्थ होता है और उसके कितने भेद होते हैं, वो सभी हमने आपको भाषा 2 अध्याय में बता दिया है। आज हमारा ये अध्याय पूरा होता है। आगे नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।